क्रेडिट पॉलिसी। तो क्रेडिट पॉलिसी को हम लोन पॉलिसी भी कहते हैं बैंक की। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, जिसका मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है कि जो भी कस्टमर सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको हम उसमें एक्सीलेंस कर पाए, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को हम अकम्प्लिश कर पाए। एंड क्रेडिट पॉलिसी बनाता कौन है? जो एपेक्स अथॉरिटी है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बैंक बोर्ड है, वो जनरली फॉर्मुलेट करता है क्रेडिट पॉलिसी। तो क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है? जो बैंक बोर्ड है वो क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। एंड जब हम एक क्रेडिट फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहती हैं? सैंक्शनिंग रहता है, इशूइंग रहता है, जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ आपके लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो सभी इसमें क्रेडिट फंक्शन में क्या रहते हैं? शामिल रहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, एडवांसेस अवेलेबल हैं, लाइक कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, टर्म लोन है। ठीक है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट हो गया, टर्म लोन हो गया, वो सभी इंक्लूडेड रहते हैं। को एक्सेप्टेंसेस हो गए। तो पहले क्या होता था, ब्रांच जो होती थी वही सिर्फ डिलीवरी यूनिट होता था। अगर कोई लोन देना होता था तो सिर्फ वो ब्रांच के थ्रू ही दिया जा सकता था। लेकिन आज की डेट में और बहुत से डिलीवरी चैनल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू जो क्रेडिट है वो दिया जा सकता है, यानी कि लोन जो है वो दिया जा सकता है। एंड बैंक के जो कस्टमर है वो कौन हो सकते हैं? कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई एलएलपी भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एचयूएफ हो सकता है। उनका जो बिजनेस साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट जियोग्राफी में वो सिचुएटेड हो सकती है। साथ ही साथ ये भी चीज पॉसिबल है कि बैंक में बहुत से ऑफिशियल्स जो हैं वो कस्टमर के साथ डील कर रहे होंगे, सभी का डील करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो इस चीज को सही बनाने के लिए कि जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, वो एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्रेडिट हो, वही डिसीजंस लें जिसके साथ जो बैंक है, अगर कोई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आरबीआई के द्वारा पुट इन किया गया है, उसको फुलफिल कर पाए, जो इंटरनल सेट रिस्क प्रोफाइल है उसको कंप्लाई कर पाए, यानी कि जो भी क्रेडिट है उसके साथ रिस्क तो एसोसिएटेड है तो उसके साथ कंप्लाई भी करना है। ठीक है, तो जो भी आपके ऑफिसेज है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, वो एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस को फुलफिल कर पाए, उनके साथ कंप्लाई कर पाए, ताकि जो बैंक है वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ, वो इंटरनली जो आपकी सेट रिस्क प्रोफाइल है उसके साथ, एंड जो क्रेडिट पोर्टफोलियो यानी कि आपका जो लोन क्रेडिट होता है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट लोन दे रहे हैं, कोई रिटेल लोन दे रहे हैं, एमएसएमई दे रहे हैं, एग्रीकल्चर दे रहे हैं, तो इकट्ठा क्या बन जाता है? एक पोर्टफोलियो बन जाता है। उस पोर्टफोलियो की क्वालिटी को मेंटेन कर पाए एंड साथ के साथ जो कॉर्पोरेट आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको भी मेंटेन कर पाए। तो इन सभी चीजों को एंश्योर करने के लिए कौन सी चार चीजें? एक तो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, एक इंटरनल सेट रिस्क प्रोफाइल को मेंटेन करना है, कंप्लाई करना है, एक आपके जो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट रिस्क पोर्टफोलियो है उसको मेंटेन करना है, एंड साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना है। तो इन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए, एंश्योर करने के लिए बैंक के पास वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एंड रिटर्न क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, एक बेहतर क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सभी जो चीजें हैं उनको फुलफिल किया जा सके। ओके, तो क्रेडिट पॉलिसी क्या है? क्रेडिट पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट ही है, एक तरह का दिशा निर्देश है, जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं सभी तरह के क्रेडिट डिसीजन से रिलेटेड। यानी कि कोई भी आपने लोन के रिलेटेड, क्रेडिट के रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली जो गाइडलाइंस हैं वो इस क्रेडिट पॉलिसी में क्या है? मेंशन्ड है। एंड साथ ही साथ जो ये क्रेडिट पॉलिसी है, इट डिटरमाइंस द कंपोजिशन ऑफ इट्स ओवरऑल क्रेडिट पोर्टफोलियो। वो अपने ओवरऑल जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसकी कंपोजिशन को डिफाइन करती है कि किस तरह का कंपोजिशन होगा आपके पोर्टफोलियो का। कौन से पोर्टफोलियो का? क्रेडिट पोर्टफोलियो का। ओके, तो अब हम जानते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी है क्या। ठीक है, तो साथ के साथ अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रेडिट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी आप लोन दें वो हेल्दी लोन दें, आपका हेल्दी बैलेंस क्रिएट हो, आपकी अर्निंग्स क्रिएट हो, प्रॉफिटेबिलिटी का तो हमने करना ही है। साथ के साथ जो एसेट क्वालिटी हमने मेंटेन करनी है वो रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस को ध्यान में रखते हुए करनी है। ओके, तो क्रेडिट पॉलिसी आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी जो अर्निंग्स है वो भी बनी रहे, एसेट क्वालिटी भी बनी रहे एज पर द रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस, साथ के साथ जो आपकी कॉर्पोरेट गोल्स हैं एंड साथ के साथ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी फुलफिल हो। तो पॉलिसी का एम क्या होगा कि आपकी क्रेडिट एक्सपेंशन होती रहे स्टेडी पेस के ऊपर। जैसे जिस दर पर आप ग्रो कर रहे हैं
उस दर पर आप अच्छे से ग्रो करते रहें, वो सस्टेन्ड हो, लंबे समय तक रहे ग्रोथ आपकी, एंड प्रूडेंट हो, यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बैंक के बोर्ड के द्वारा अप्रूव की जाती है, एंड जितने भी वेरियस रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं वो इसमें मेंशन की जाती हैं। तो मेन पर्पस क्या है कि इसे क्यों लिखा गया है? इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो बैंक है वो जो भी रिस्क टॉलरेंसीज हैं, मेन क्या चीज बताई आपको, क्रेडिट के साथ रिस्क एसोसिएटेड है, तो उस रिस्क को कवर अप करने के लिए आपको जो एक्सपोजर लिमिट्स हैं, जो टॉलरेंस लिमिट्स हैं, उनको फॉलो करना है। तो क्रेडिट पॉलिसी ने किस चीज को इंश्योर करना है कि बैंक उन्हीं लिमिट्स के दायरे में ही काम करता रहे। तो पॉलिसी में क्लियर होनी चाहिए, रिस्क टॉलरेंसेस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्पिटिटिव है। मार्केट इज फियर्सली कॉम्पिटिटिव, एंड जो इन्वायरमेंट है दैट इज चैलेंजिंग। एंड अगर रिस्क लिमिट्स डिफाइंड नहीं होंगी तो जो लोन ऑफिसर है या फिर जो क्रेडिट ऑफिसर है वो एक ऐसा रिस्क एक्सेप्ट कर सकता है जो सेट इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनसे डेविएट कर जाए। यानी कि अगर आपको कहा गया कि आपने 10 करोड़ के दायरे में लोन करना है, तो अगर कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं है, डिफाइंड पॉलिसी नहीं है, तो हो सकता है कि इतना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इतना ज्यादा कंपिटिटिव मार्केट है, ठीक है, तो ये पर्सन ये ना हो कि 12 करोड़ का लोन करे, तो ये जो 2 करोड़ का गैप होगा, आपकी एक्सपोजर लिमिट कितनी थी, 10 करोड़ की थी, अगर 12 करोड़ का लोन हो गया तो 2 करोड़ आपका जो है वो अब खतरे में आ जाएगा। क्योंकि बहुत ही चीजों को सोच समझ कर ये जो रिस्क लिमिट्स हैं ये ड्रॉ की जाती हैं, ताकि आप रेगुलेटर्स के साथ भी, जो उनके प्रिस्क्रिप्शन है उसके साथ भी कंप्लाई कर सके, एंड फर्दर जो आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी फुलफिल कर पाए। ओके, एंड अगर आप डेविएट करते हैं तो उसका क्या नतीजा होगा? उसका नतीजा ये होगा कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डाल बैठेंगे, उसके कारण आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। Third point, it is regarding the policy should specify the procedures and responsibility if the credit or loan officer wants to entertain a proposal outside the specified risk level. यानी कि जितना रिस्क लेवल आपका स्पेसिफाई किया गया है क्रेडिट पॉलिसी में, उसके बाहर जाते हुए जो क्रेडिट या फिर लोन ऑफिसर है वो उस प्रपोजल को एंटरटेन करना चाहता है, तो उसको एंटरटेन करने के लिए प्रोसीजर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डेविएशन है, अगर डेविएशन को आप एक्शन कंफर्म करवाना चाहते हो, वो भी प्रोसीजर होना चाहिए। साथ ही साथ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है इस चीज के रिगार्डिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो ऐसा करता है, यानी कि अगर वो नियमों को तोड़ता है, रिस्क लेवल से डेविएट करता है बिना किसी एक्शन कंफर्मेशन के, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, इसका भी पॉलिसी में स्पेसिफिकेशन दिया जाना चाहिए। एंड साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी तरह का डेविएशन होता है क्रेडिट रिस्क कमेटी से, तो उसका अप्रूवल कैसे लेना है? तो क्रेडिट रिस्क कमेटी होती है, ठीक है, तो या फिर सैंक्शनिंग है या फिर अप्रूविंग अथॉरिटी है, उससे किस तरह से अप्रूवल लेना है, ठीक है, अगर डेविएशन होता है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर डेविएशन होता है, अगर तो अप्रूवल मिल जाता है तो ओके है, तो उसका प्रोसीजर होना चाहिए। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से फिक्स की जानी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी जो गाइडलाइंस हैं वो क्रेडिट पॉलिसी में दी जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट भी इससे मिलता जुलता है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि जब हम क्रेडिट फंक्शन की बात करते हैं एक बैंक के बीच में, तो उसे इलैबोरेट करता है। यानी कि क्रेडिट पॉलिसी ये बताएगी कि जो एक अथॉरिटी है, जो एक चाहे वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, रिव्यूइंग अथॉरिटी है, अप्रूविंग अथॉरिटी है, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर एक फंक्शनरी की क्रेडिट डिपार्टमेंट में, क्रेडिट ब्रांच में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में जो क्रेडिट पॉलिसी है वो इलैबोरेट करती है। Next point, it says the policy will be explicit about risk. This will ensure that where there are departures or deviations from the policy or when new loan products are to be taken up. तो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉलिसी है वो स्पष्ट होनी चाहिए किस चीज के रिगार्ड में, कि जब भी कभी किसी तरह का डेविएशन होता है, डिपार्चर होता है कि जो लिमिट सेट की गई है उनसे हम अलग कोई चीज करते हैं, उनसे डेविएट करते हैं, या फिर जब भी कोई, कब जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड किया जाना चाहिए, कब उन्हें नए प्रोडक्ट्स को हमने ऐड करना है। तो जो रिस्क कमेटी है या फिर जो क्रेडिट कमेटी है या फिर जो बोर्ड है, वो इस इश्यू को या प्रोडक्ट को क्या करेगा, रिव्यू करेगा, उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनको सेटअप करेगा, ताकि जो लोन डिपार्टमेंट है वो उन प्रोसीजर्स को जो कि सेट किए गए हैं बोर्ड के द्वारा या फिर रिस्क या क्रेडिट कमेटी के द्वारा उनको फॉलो कर सके, ताकि जो बैंक का इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके।
साथ के साथ ये चीज भी जरूरी है कि जो क्रेडिट पॉलिसी है वो पीरियोडिकली अपडेट होती रही। ये नहीं कि क्रेडिट पॉलिसी आपकी एक बार रेडी हो गई उसके बाद आप उसको अपडेट ना करें। जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको पीरियोडिकली अपडेट करें, एंड जो नए प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऐड करें वो भी उसमें ऐड होते रहें, क्योंकि जो मार्केट रिस्क एनवायरनमेंट है वो क्या है, चेंज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। एंड जो नई रेगुलेटरी डायरेक्टिव्स हैं जो समय समय पर दी जाती रहती हैं उनको भी हमने अडेप्ट करना है। सो क्रेडिट पॉलिसी जो है, जो रियलिटीज फेस की जा रही है, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच को रखते हुए जो भी आपको रियलिटीज फेस हो रही है ऑपरेटिंग स्टाफ के द्वारा, उनको क्रेडिट पॉलिसी क्या करे, रिफ्लेक्ट करे एंड उन्हें हैंडल करे। ठीक है। अगर कोई अनरियलिस्टिक पॉलिसी होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ब्रीचेस ही होंगे, यानी कि उसको तोड़ा ही जाएगा, सिर्फ उसकी फॉलोइंग नहीं की जाएगी उस पॉलिसी की। एंड ये भी हो सकता है कि जो बैंक है उसकी कई ब्रांचेस बाहर किसी और कंट्री में हो, तो सेम पॉलिसी मे नॉट बी एप्लीकेबल ओवर दोज फॉरेन ब्रांचेस। तो पूरी तरह से उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि जो फॉरेन ब्रांचेस हैं उनके लिए आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो डिफरेंट होनी चाहिए, एंड जो आपकी डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं उनके लिए आपकी क्रेडिट पॉलिसी डिफरेंट होनी चाहिए।